अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पाकिस्तान में महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है। तालीम और सेहत समेत उन्हें कहीं पर भी कोई सहूलियात नहीं मिल रही। लेकिन आज हम बात करेंगे बिजली के मसाइल पर। इस वक्त मुल्क भर में मौसम सरमा अपने जोबन पर है। इस मौसम में एयर कंडीशंस बंद होते हैं, लोगों के पंखे बंद होते हैं और लोगों की जिसे कहते हैं ना बिजली इस्तेमाल वो कम की जाती है, यानी मुल्क में बिजली की तलब कम हो जाती है। लेकिन हैरान कुन बात यहाँ ये है कि तलब कम होने के बावजूद भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। आवाम का कहना है कि सर्द मौसम में भी 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ अगर बात की जाए, पाकिस्तान में महंगाई ने आवाम को जो परेशान कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक परेशानी का सामना रहता है। गर्मी से सर्दी आ गई, साल बदल गया, मगर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिये में कोई तब्दीली नहीं आई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी ज्यादा का हो गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई गई है, पहले वो दिखाते हैं। साल बदल गया लेकिन वापडा की रविश न बदली। मौसम सरमा में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुल्क में बिजली की तलब 14,500 मेगावाट और पैदावार सिर्फ 8,500 मेगावाट है। तलब और रसद के फर्क के बाईस शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही। इस्लामाबाद में मौसम सरमा के दौरान 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। ISO इंतजामिया भी बिजली की लोड शेडिंग को लोड मैनेजमेंट का नाम देकर बरियो जिम्मा हो रही। बिजली आए न आए, बिल घर के दरवाजे पर दस्तक लाजिम है। नया साल आ गया लेकिन बिजली फराहम करने वालों की रविश बरकरार है। महंगी बिजली ना पैदा करें और आप जो है वो शॉर्टफॉल से बच सकें, तो इस वजह से लोड शेडिंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें जनरेशन मिक्स को ठीक करना, अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना, अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना और अपने डिमांड साइड मैनेजमेंट को ठीक करना। इन तीनों के साथ चलेंगे तो हम इन तीनों प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की पैदावार देने वाले महंगे पावर प्लांट्स बंद, जबकि सस्ते प्लांट से जरूरत को पूरा किया जा रहा है। लाहौर में भी यही सूरत हाल है। बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। तकरीबन हर ही सेक्टर बुरी तरह मुतासर है। दर्जियों की बात की जाए तो दर्जी भी बेहद परेशान हैं। हमारे साथ 25 साल से इस शोबे से मुंसलिक मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट तैयार की गई है कि वो किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोड शेडिंग की वजह से। हम वट की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 50 साला मोहम्मद आसिफ दर्जियों का काम 25 साल से कर रहा है। शादमान बाजार में वाक़ई दुकान पर ग्राहकों की डिमांड के मलबूसात की सिलाई कटाई करता है, मगर यकदम बिजली बंदिश कारोबार और काम के आड़े आ रही है। तंग है हम काफी। काम देने वाला होता है तो इधर लाइट चली जाती है, कस्टमर हमें तंग करते हैं जी, उनको काम टाइम पे नहीं दिया जाता। दुकान के बाहर कारपेट पर सलमा सितारे का काम करता मोहम्मद जाहिद भी उन्हीं में से है, जिसके लिए लोड शेडिंग में घर का खर्चा निकालना इंतहाई मुश्किल है। कस्टमर ने कपड़े लेने होते हैं, उधर वो लाइट चली जाती है, हमारे लिए काफ़ी मसला बन जाता है। अभी सर्दियाँ तो बाजी देखें ये हाल है, जब गर्मी आएंगी तो ये क्या हाल हमारा करेंगे। शहर में 3 से 4 घंटे बिजली बंदिश ने दर्जियों के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल बना रखा है। गैर इलानिया बिजली लोड शेडिंग ने सिलाई और सलमा सितारे का काम भी अब मुश्किल बना दिया है। दुकानदार कहते हैं कि अब ग्राहक की मुकर्ररा वक्त पर डिमांड पूरी करना नामुमकिन ही होता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आदिल के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। नाजरीन, यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक सेक्टर ही बताया गया है कि दर्जियों की हालत हजार क्या है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, यहाँ तक कि बच्चे अगर ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पे भी लोड शेडिंग के मसाइल। और उसके अलावा अगर हम सनती सेक्टर्स की बात करें तो सनती सेक्टर्स में भी कई फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। उसका सिर्फ एक जिम्मेदार है और वो है लोड शेडिंग। शहरियों ने सर्दियों में बिजली की तवील लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। ये भी कहते हैं कि भारी बिल तो तवातर से आ रहे हैं, लेकिन बिजली कहीं पर भी मैसर नहीं है। सालाना इम्तिहान सर पर हैं और बिजली की बंदी से तुलबा शदीद परेशान होते हैं। सड़कों और गलियों में स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। मजीद लोगों का, शहरियों का क्या कहना था, वो सुनते हैं। जा रही है तकरीबन 12 से 15 घंटे जाती है। लाइट तो आती नहीं है, पूरी रात नहीं आती लाइट। 1-1.5 घंटा होती है तो 3-4 घंटे फिर घूम, यही हाल है। बिजली होती कहाँ, बिजली तो जाती है और बिल वही आ रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए
कि कोई हल निकाले ताकि आवाम जो है ना आसानी से काम करे। लाइट होगी नहीं तो काम क्या करेंगे, दिहाड़ी जो लगानी होती वो भी नहीं लगती। काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है, रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है ना वो लोड शेडिंग होती है और वक्फे से हो रही है, बताया नहीं जाता कि किस टाइम आ रही है। हमारा प्रिंटर्स का काम है, अब देखें लाइट नहीं है तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम तो हो रही है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि टाइम लिमिट होना कि बताया हो कि इतने बजे से इतने बजे तक जानी है तो बंदा उसमें एडजस्ट कर लेता है, बे टाइम लेके जा रहे हैं। हमारी स्टडी डिस्टर्ब होती है, इसके साथ हमारी ज़िंदगी के जो पर्सनल हमारे मामूलात होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर एक टाइम नहीं होता बिजली के आने का, बिजली के जाने का। लाइट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी पढ़ाई वगैरह वो रुक जाती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जिसको कहते हैं, ये वही चीज़ चल रही है। बिजली फराम की जाए, सस्ती कोशिश की जाए कि सस्ती बिजली फराम की जाए। गैस भी नहीं होती, बिजली भी नहीं होती, बस अंधेरा होता है, गलियों में रगेतियाँ होती हैं। पेशावर में भी 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा को 2825 मेगावाट की ज़रूरत, लेकिन फराहमी सिर्फ 1200 मेगावाट हो रही है। अज़म रहमान की रिपोर्ट देखिए। गर्मी तो गर्मी, पेशावर में सर्दी में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शेड्यूल लोड शेडिंग से हटकर किसी इलाके में 7 तो किसी इलाके में 8 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। ना बिजली आती है, ना हीटर लगा सकते हैं, ना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। आप मेरे घर अभी जाके देखिए, मैं गरीब बंदा हूँ, क्लास 4 बंदा हूँ, मेरे घर वाली वॉशिंग मशीन होने के बावजूद हाथों से कपड़े धो रही है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो हर महीने जो है इनके 3 महीनों का, यानी कोई समझ नहीं आती कि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं या इनका अपना ये एक टैक्स है हुकूमत का, और दूसरी तरफ बिजली भी नहीं होती जी। तर्जुमान पेस्को मोहम्मद उस्मान सलीम के मुताबिक शदीद सर्दी के बायस सर्किट ट्रिप कर जाते हैं, जिसके बायस इजाफी और गैर एलानिया लोड मैनेजमेंट की जा रही है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिजली सप्लाई करने वाले सर्किट ट्रिप कर जाते हैं। सर्किट ट्रिप करने पर पेस्को की बिजली की सप्लाई में कमी आ जाती है, डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा कम होने पर फोर्स लोड मैनेजमेंट की जाती है। फोर्स लोड मैनेजमेंट आर्जी तौर पे की जाती है और इसमें रूटीन में लोड शेडिंग होती है, उसके अलावा 1 या 2 घंटे इजाफी लोड मैनेजमेंट होती है। तर्जुमान पेस्को की बातें अपनी जगह, ताहम ज़राए के मुताबिक नेशनल पावर प्लांट से मौजूदा वक्त 1200 मेगावाट बिजली फराम की जा रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की मांग 2825 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। शॉर्टफॉल के बायस लोड शेडिंग हो रही है। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़ पेशावर। नाज़रीन, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बायस कराची में 20 से 25% छोटी सनतों ने काम बंद कर दिया है। ऑटोपॉड बनाने वाले असद नकवी का कहना है कि लागत पैदावार बढ़ने के बाद काम जारी रखना मुश्किल हो गया है। 50% लेबर भी निकाल दी है। बिजली और गैस की कीमत बढ़ने से इंडस्ट्री को किन मुश्किलात का सामना है, सनतकार असद नकवी की ज़बानी ही जान लेते हैं। मेरा नाम असद नकवी है, मैं ऑटो इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। ये पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों के बनाता हूँ। तो ये तकरीबन मेरे 35-40 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो जो ये फेज़ अभी चल रहा है, जैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जो हालात हैं इस टाइम कोई तकरीबन 12-13 महीने से फैक्ट्री बिल्कुल 10% पे भी नहीं है, बिल्कुल सप्लाई है ही नहीं हमारी। जो हालात हैं इसमें, जैसे हमारी इंपोर्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि हम मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रही है। वो भी 4-4 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं। और मेरे पास तकरीबन 90 के करीब लेबर थी। वो पहले तो बिठा के उनको तनख्वाहें देता रहा मैं, लेकिन मैं कहाँ तक करता। बिजली का बिल भी बढ़ के ही आ रहा है, काम ना होने पे भी बिल आ रहा है और ठीक ठाक बिल आ रहा है। गैस भी अब बढ़ा दी है उन्होंने। असल मसला तो बिजली है ना, बिजली नहीं, मकसद इतनी महंगी बिजली हो गई तो हमारे जो कॉस्ट में अब वारा नहीं खा रहा उसमें। तो क्या करें, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, काम भी बंद पड़ा हुआ है, लोन भी नहीं ले सकते, लेबर की तनख्वाह नहीं निकाल पाते। जब हमने शुरू किया उसमें तो 2-3 रुपये यूनिट थी बिजली, 4 रुपये यूनिट थी। अब तो जो ना अभी मेरा बिल आया है कोई 114 रुपये यूनिट। एलसीज के मसाइल हैं, मुझे कुछ इंपोर्ट करनी पड़ती है, मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। ईडीबी से भी प्रॉब्लम होती है हमें। जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी है, जब तक मैं करूँगा, और उसके बाद फिर आखिर में यही होगा, जब मेरे पे हिम्मत ख़त्म हो जाएगी तो बंद कर देंगे, क्या करेंगे।
नाज़रीन, मुल्क भर की सूरत हाल आपके सामने है कि सर्दी के मौसम में भी बिजली की यही सूरत हाल है कि 8 से 14 घंटे 16 घंटे मुल्क भर में कहीं पर भी बिजली मौजूद नहीं है। हमारे पास इस पर बात करने के लिए मौजूद है माहिर तवानाई जुल्फ़िकार अहमद और डॉक्टर खालिद वलीद। माहिर तवानाई सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जाएंगे जुल्फ़िकार अहमद की जानिब। जुल्फ़िकार सर, आपके वक्त का शुक्रिया, क्या कहेंगे? आप तो सर दोनों सेक्टर में, आपने पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी तवानाई के सेक्टर में काम किया है, आप काफ़ी जानते हैं। सर, अगर सर्दी की हम बात करें तो सर्दी पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में इससे कहीं ज़्यादा होती है, और अगर हम गर्मी की बात करें तो पाकिस्तान के अलावा दीगर ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पे गर्मी की शिद्दत इससे ज़्यादा होती है, लेकिन कहीं पर कभी भी बिजली ना होना या बिजली का कम होना नहीं सुना दिया। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ही ऐसा होता है कि अगर गर्मी होती है तो कहते हैं कि हम उसकी जो तलब है वो पूरी नहीं कर पा रहे, और सर्दी में भी पूरा हाल आपके सामने है, क्या कहेंगे? और दोनों में सर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि वहाँ इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है। जी थैंक यू। यूके और यूरोप में जो एनर्जी मार्केट है वो प्राइवेटाइज कर दी थी उन्होंने लेट 80s के अंदर। तो जिस तरह ये हमारे डिस्कोज हैं पाकिस्तान में, लेस्को, फेस्को, इसी तरह हमारे पास भी इसी तरह डिस्को हैं, वो दर्जनों के हिसाब से हैं, लेकिन हर डिस्को जो है वो हर एक सिटी में जाके अपनी बिजली बेच सकता है। दैट्स अ स्लाइटली डिफरेंट मॉडल है। पाकिस्तान अभी वो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो डिस्कोज हैं वो गवर्नमेंट के ऑन करते हैं। जो पावर जनरेशन, जितनी भी आप पावर प्रोड्यूस करते हैं वो सारी वापडा खरीदता है, नेपरा उसके जो है वो टैरिफ जो है वो सेट करता है। तो इवन जो नेपरा जो टैरिफ सेट करता है वो भी गवर्नमेंट उसको बाईपास कर देती है कि नहीं यार थोड़ा सा कम ही रखना है क्योंकि हमने सब्सिडी देनी है इसको। विंटर के बारे में आ जाए तो विंटर में ये होता है कि हमारी क्योंकि जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो यूजली जो महंगे बत्ती बनाने वाले कारखाने होते हैं हम उनको बंद कर देते हैं ताकि थोड़ी सी बत्ती का जो है ना बोझ जो है ना गवर्नमेंट के ऊपर से हम उतार लें इसको। तो यूरोप में भी ये है कि मोस्टली जो बत्ती पहले उनकी बनती थी वो बनती थी गैस के जरिए, और यूरोप जो है वो गैस काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है रशिया से। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी उन्होंने ये बनाई है कि वो गैस से अपना तल्लुक जो ख़त्म करना चाहते हैं बिजली बनाने के लिए, वो हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। बल्कि इवन नए घरों में जो अभी लॉ पास हुआ है यूके में, उससे 2025 में जो आप नया घर जो बनाएंगे उसके अंदर आप गैस के हीटर या गैस के बॉयलर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इलेक्ट्रिक बॉयलर या बायोमास के बॉयलर यूज करना पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में भी यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर डिमांड कम हो जाती है फर्ज करें विंटर के अंदर, तो हम भी फ्यूचर में कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं। हमारे पास भी देखा होगा आपने कि पानी गर्म करने वाले हीटर जो है वो बिजली पे चलते हैं। हम हीटिंग भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एफिशिएंट जो है वो, क्योंकि गैस भी कोई नहीं आती विंटर के अंदर। मेरा तल्लुक फैसलाबाद से, हमें पता है जब हम फैसलाबाद रहते थे तो विंटर में गैस भी नहीं होती थी, बत्ती भी कोई नहीं होती थी, तो बड़ा अजीबोगरीब सा माहौल होता था, सिलेंडरों पे पूरी आवाम बैठी हुई है। दूसरा आप इसका ये देखें कि अगर आप जब हम आईटी मिनिस्ट्री की बात करते हैं, हमारे जो मिनिस्टर इंडस्ट्री की जो बात करते हैं, जो हम क्लेम करते हैं कि हम 2 बिलियन से 10 बिलियन और 10 वालों को 50-100 पे दे जाएंगे, आप ये देखें कि जो बायर जो बिजनेसेस जो हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, जब हमें लगता है पता कि यार पाकिस्तान में तो बत्ती कोई नहीं है, पाकिस्तान में हमने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो तो टाइमली मिलना क्यों नहीं है हमें, तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या परसेप्शन क्या दे रहे हैं आप लोग बाहर। आप कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर भी आए अमेरिका से, आपको यूरोप से ऑर्डर भी आए। अभी मैं जो आपने जो पिछले साहब की जो गुफ्तगू सुनी है मैंने कि उनको जो इश्यूज पड़ रहे हैं वहाँ पे बत्ती को नहीं है उनके पास, वो मैन्युफैक्चरिंग पूरी नहीं कर रहे। तो ये जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की हम बातें कर रहे हैं और जो हमने मुल्क की जो पॉलिसीज जो बनानी है वो मुझे नहीं समझ आ रहा, आपस में इंटरकनेक्शन कोई नहीं है। बत्ती बनाने का फार्मूला है, लेकिन सिर्फ बातें हैं। हम अभी भी यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, हर कोई अपना मंशूर लेकर आ गया है। अगर हम पिछली हुकूमतों की ही बात करते हैं तो उन्होंने ये वाली बात तो सामने रख दी है कि बिजली हम लेकर आए हैं, बिजली के बड़े बड़े मंसूबे हम लेकर आए हैं, लेकिन आवाम को ये वाली बात डिलीवर करने वाला कोई नहीं कि उन्होंने इतने महंगे मंसूबे लगाए जिसका बोझ आवाम अभी भुगत रहे हैं और उठा रहे हैं, और वो मतलब अब वो आवाम वो बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है। सर साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे डॉक्टर खालिद वलीद माहिर तवानाई की जानिब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बरतानिया सर्दियों में दरामदशुदा गैस पर इन्हिसार करता है और कुदरती गैस की दरामद को रोकने के लिए बहुत से इकदाम भी किए जा रहे हैं। सर पाकिस्तान इन सब से कुछ नहीं सीख रहा? बहुत शुक्रिया जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें जो है वो लेसन लर्न करने हैं और हमें जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और क्या हो रहा है दुनिया में। हम चूँकि इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे चलते हैं, हमारी जो एनर्जी सेक्टर है वो उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे चलता है, तो हमें इस चीज़ को जहन में रखना होगा कि हम अपनी ये जो इम्पोर्टेड फ्यूल बेस्ड एनर्जी सेक्टर है, इसकी जो तवानाई है, एनर्जी है,
इसको हम प्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हैं या अनप्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक मॉडल है वो ये सजेस्ट करता है कि इसको आपको प्रोडक्टिव कामों में लगाना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए लगाना चाहिए, ताकि आपने जो डॉलर दे के जो बिजली एनर्जी इंपोर्ट की है, आप उसको जो है वो एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में वो डॉलर्स वापस पाकिस्तान में लेके आ सकें, ताकि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो है वो क्रिएट ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इंडस्ट्रियल यूज को बढ़ाना है, हमें अपने कंजम्पटिव और अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन को कम करना है। लेकिन पाकिस्तान में ये एक कॉन्ट्रेरी ट्रेंड है बाकी दुनिया से, कि पाकिस्तान में जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो हाउस होल्ड सेक्टर में ज़्यादा है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत कम है। अगर आप इसको कंपेयर करें चाइना से, इंडिया से और दूसरे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज से, तो आपको ये ट्रेंड उल्टा नजर आएगा। वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ की जाती है और हाउस होल्ड्स के लिए कम। तो हमें दोनों तरह से इस चीज़ को टैकल करना होगा। एक सप्लाई साइड इश्यूज हैं, वो है कि हम लोग बड़े फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं, हमें उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना होगा, ताकि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान में लगा सकें और अपने इंपोर्ट बिल को कम कर सकें। और दूसरी साइड पे हमें डिमांड साइड मैनेजमेंट की तरफ जाना होगा। और डिमांड साइड मैनेजमेंट का मतलब है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर हों, उनके पास इतना नॉलेज हो कि वो किस तरह से अपने घर में एफिशिएंट अप्लायंसेस और एनर्जी कंजर्वेशन बिहेवियर को यूज करके बिजली की भी बचत कर रहे हैं और मुल्क की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब बिजली बचेगी और एफिशिएंट यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का, तो हमें इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया कि हमें किस तरह से बिजली बचाकर और किस तरह से उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। सर, अगर हम बात करें शमसी तवानाई की, तो पाकिस्तान शमसी तवानाई से भी माला माल है। एक तो ये वाला पॉइंट हमारे पास है, लेकिन हम इसे भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसे यूटिलाइज करने का क्या वजह है? और फिर आप इस सारी सिचुएशन को हल की तरफ अगर लेके जाना चाहे पाकिस्तान, तो फिर कैसे लेके जाएगा? देखें, ये एक बड़ा पाकिस्तान की जो एनर्जी प्लानिंग है, खास तौर पे पावर सेक्टर में जो प्लानिंग है, उसमें एक फुकदान इस चीज़ का है कि हम लोगों ने ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं किया। और जब ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो अब जब भी हम वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं, सोलर या विंड की तरफ, तो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम एक आर्गूमेंट बिल्ड किया जाता है कि ये इसमें कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग जो है वो सोलर और विंड की एनर्जी को इस ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट कर सकें, जो कि एक रॉन्ग आर्गूमेंट है। मेरे ख्याल से हमें पाकिस्तान को सोलर की तरफ जाना चाहिए, जो कि चीप एनर्जी का सोर्स है, और पाकिस्तान को ये सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ भी लेके जाएगा। मेरे ख्याल में 2-3 बड़ी हर्डल्स हैं इसके अंदर। पहला ये कि ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट्स ना होना, दूसरा ये कि जो हमारा प्लानिंग सेक्टर है उसमें जो एनर्जी ब्यूरोक्रेसी है, उनका जो आर्गुमेंट है बेस लोड का या एक रिलायबल फॉसल फ्यूल बेस्ड बेस लोड का, वो जो है वो इतना ज्यादा कारआमद नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है। और हमें अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को डिजिटाइज करने की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, ताकि हम अपने ग्रिड सिस्टम को एक डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड सिस्टम कर सकें। आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों में जनवरी फरवरी 2023 में एक पूरा नेशन वाइड ब्लैकआउट हो गया था। वो सिर्फ इस वजह से कि एक डेटेड और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम की मद में मौजूद है, जिसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, ताकि हम सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी लेके आ सकें। आप 2023 की 2021 की बात करें, लेकिन पाकिस्तान में आज भी यही है कि अगर कहीं पर भी कोई एक पावर प्लांट बंद हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान को बिजली मुअत्तल कर दी जाती है, और फिर उसको वापस बहाल करने में 2-2 दिन भी लग जाते हैं। साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे एक बार फिर जुल्फ़िकार अहमद की जानिब। जुल्फ़िकार साहब, नाकिस IPPs का ढोल बजाया जाता है, तमाम तर इल्ज़ामात उन पर लगा दिए जाते हैं, फिर पिछली हुकूमतें नई हुकूमतों पर, फिर उसके बाद आने वाली हुकूमतों पर फिर ये कहते हैं कि अब हम आएंगे, मतलब 3-3 बार या 4-4 बार हुकूमतों के बाद भी वो कहते हैं कि अब हम आएंगे तो हम इस सेक्टर पे काम करेंगे, लेकिन काम होता हुआ कभी भी नजर नहीं आता। उसमें ये है कि जो साबका IPPs के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, या तो जब वो ख़त्म होंगे या जब हम उनके कर्जे उतार देंगे, वो मेरा ख्याल कि 3 ट्रिलियन के आसपास बैठा हुआ है जो हमारा सर्कुलर डेट है। तो जब तक वो नहीं उतरता तो उस वक्त तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी आप लोग जज्बाती हो कह देते हैं कि इनको बंद कर दें, इनको कोर्ट में ले जाएं, लेकिन वो हमें फिर कोर्ट में ले जाएंगे। सो दैट इज़ नॉट वो अगर इस तरह सिचुएशन में जाते हैं तो कल प्लान को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा यार कि पहले हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में हमें धक्के दे के बाहर निकालेंगे। सो पोलिटिकली तो ये कभी गवर्नमेंट इसको हाथ नहीं लगाएगी।
तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, उन्होंने डिमांड साइड रिडक्शन की और इस तरह की बातें, उसमें एक थोड़ी सी मेरी तजवीज़ ये भी है, जैसे यूरोप कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जनरेशन कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप लाहौर में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, आपको बत्ती की डिमांड है, तो वो जो पावर प्लांट्स लगाएंगे वो लोकल लगाना शुरू कर देंगे उस शहरों के आसपास, ताकि वो जो हाई कॉस्ट ट्रांसमिशन की जो आपने बेयर करनी है वो आप उसको निकाल दें। और फ्यूचर यही होगा, लोकल एनर्जी जनरेशन होगी। लाहौर में अगर चाहिए बत्ती तो लाहौर के आसपास प्लांट लगा लें, अगर आपको पेशावर में चाहिए बत्ती पेशावर के आसपास लगा लें, पर ये ना करें कि कालाबाग डैम पे बत्ती बन रही है तो वहां से बत्ती मुल्तान आ रही है, वहां से बत्ती फैसलाबाद जा रही है, दरमियान में जो ट्रांसमिशन की लाइन है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो मेंटेनेंस है, दैट्स अ ह्यूज। और चूंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में है, अगर ये जिस तरह यूरोप ने प्राइवेटाइज किया हुआ है, उसमें क्या हो गया कि जनरेटर भी प्राइवेटाइज हो गए, ट्रांसमिशन भी आपकी प्राइवेटाइज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेटाइज होगी, एनर्जी सप्लाई भी प्राइवेटाइज हो गया। तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनियां आके बैठ गई जिनको सर्टन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दे दिया गया, उनको ट्रांसमिशन नेटवर्क दे दिया गया, उन्होंने उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी गवर्नमेंट उनको चार्जेस देती है, वो चार्जेस हमारे बिल में शामिल होकर आ जाते हैं और एवरीबॉडी इज हैप्पी, एवरीबॉडी इज वर्किंग। गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोझ नहीं है, गवर्नमेंट का सिर्फ काम ये है रेगुलेटरी काम करना कि प्राइसिंग किस तरह होगी, उसकी जो प्राइसिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइसिंग सेट किस तरह होगी, उसकी एक्सचेंज को मैनेज करना, डिमांड साइड रिडक्शन की पॉलिसी बनाना, नए इनोवेटिव एनर्जी के सोर्सेज जो है ना। अभी आपने ये कहा कि इस गवर्नमेंट का काम यही है कि बिजली के प्राइस सेट करना और फिर उसको सही बताना कि किस तरह से इनके प्राइस होंगे। तो इसमें एक तो हुकूमत का किरदार तो हमारे सामने ही है और वो क्या कर रहे हैं और किस तरह का बोझ अवाम पर है। सर, बिजली और गैस की प्राइस रैशनलाइजेशन किस तरह से होगी? एक्चुअली जो बिजली की जो प्राइस है वो आपका नेपरा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो एडवाइजरी कमेटी है वो बनाती हैं। जिस तरह आपने कभी सुना होगा अक्सर कि ओगरा ने फलां इतने रुपए की जो है ना वो प्राइस इंक्रीज करने की समरी गवर्नमेंट को भिजवा दी, गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट करती है इसलिए कि गवर्नमेंट के ऊपर होता है सियासी प्रेशर होता है उसके ऊपर कि वो जो है ना वो लोगों का रिएक्शन से डरते हैं कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन वो जो इदारे बैठे हुए हैं उन दालों का तो काम यही है, अगर आज मुझे पता है कि मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ, सब्जी बेच रहा हूँ, और मुझे वो गांव से लेके आने तक मेरी जो ट्रैवल की जो कॉस्ट है, मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, उसमें 3 रुपए का इजाफा जो है वो मैं करूँगा तो मैं ब्रेक इवन पे आता हूँ। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको 3 रुपए का इजाफा कर दें। गवर्नमेंट डरती है, कहते नहीं ऐसे करें, इसको 1.5 रुपए का इजाफा कर दें, तो 1.5 रुपये जो है ना वो हम उसको सब्सिडी देंगे। तो उन्हीं सब्सिडीज के साथ हम जो पहुंचे हैं $1 ट्रिलियन के ऊपर, और ये कोई जादू की छड़ी तो अब कोई नहीं किसी के पास है कि यकदम हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें वो सारा सर्कुलर डेट भी जो है वो वेव ऑफ हो जाए और बिजली की प्राइस नीचे आ जाए और ये सारी चीज़ें जो है बेहतर हो जाएं। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। यूरोप के अंदर जो आपकी एनर्जी पॉलिसी है वो इतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे उनकी नेशनल पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। क्योंकि अगर आपके पास तेल, बत्ती, गैस या ये नहीं होगा तो आपकी इकॉनमी बैठ जाएगी, आपकी फौज, आपका सारा इंडस्ट्री, आपके सरकार, हर चीज बैठ जाएगी। तो उनके लिए ये जो एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी है इट इज एज इम्पोर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। प्रोग्राम में वक्त यहाँ पे कम है, यहाँ से सिर्फ आपसे यही पूछना चाहेंगे जो हमारा सर्कुलर डेट है सर, इसको कम किस तरह से किया जा सकेगा? देखो, कम करने का तो पहले तो आप छोड़ें इसको, पहले तो पॉलिसी ये बनाएं कि इसको इंक्रीज ना होने दें। अगर हम इसको किसी तरीके से कोई ऐसी पॉलिसी बना लें कि जिसमें ये ऊपर ना जाए तो फिर ग्रेजुअली ये है कि बत्ती की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। अभी तो चूंकि डॉलर में हम खरीदते हैं तेल और गैस, और पाकिस्तान का जो रुपया है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है, उसकी वजह से प्राइसें बढ़ जाती हैं। तो वो क्योंकि इंटरलिंक है दोनों करेंसी, फॉरेन करेंसी पाकिस्तानी करेंसी के साथ, तो ये वाला इशू। तो आई थिंक कि पहली तजवीज़ तो ये है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि सर्कुलर डेट को जो है स्टॉप कर दी जाए, उसकी सीलिंग को। पीछे तो वो पता नहीं कब आएगा, लेकिन उसको पहली पॉलिसी ये है कि इस तरीके से उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, तवानाई हमारे साथ है सर, साथ रहिएगा। रुक कर लेंगे डॉक्टर खालिद वलीद की जानिब। खालिद वलीद, सर्कुलर डेथ के बारे में उन्होंने कहा कि इसको कम करने के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इसको रोका जाए किस तरह से, ऑप्शन हमारे पास सारे। तो जुल्फ़िकार अहमद की जानिब से आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, सर्कुलर डेट के 2 बुनियादी हिस्से हैं, एक डिमांड साइड से आ रहा है और एक सप्लाई साइड से आ रहा है। जो आपका डिमांड साइड है उसमें आपने जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनाई हुई हैं उनको हमने कोशिश तो ये की कि पूरे पावर सेक्टर को हम जो है वो उसकी वापडा की वर्टिकल इंटीग्रेटेड जो मोनोपोली थी उसको खत्म करके उसको आप जो है वो अनबंडल कर दें और प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन हमने किया क्या है कि हमने एक एंटिटी की मोनोपोली खत्म की और हमने 10-12 छोटी छोटी मोनोपोलीज डिस्कोस की फॉर्म में बना दी हैं, जो कि अब एक एरिया पे जो है वो मोनोपोली की फॉर्म में जो है वो
डिस्ट्रीब्यूट डॉक्टर खालिद वलीद माहिर तवानाई, डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद माहिर तवानाई, आप में हमारे साथ थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे नया सेक्टर लगाने की, नई फैक्ट्री लगाने का या फिर मुल्क में कुछ ऐसा काम करने का हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि बिजली यहाँ पर है नहीं। प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हुआ है। नाजरीन, अपना फीडबैक प्रोग्राम के बारे में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए आज न्यूज़।